क्या प्यार वाकई अंधा होता है, या फिर प्यार में हम वो देखना ही नहीं चाहते जो सच है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी टाइम विद आरती पे। पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे केशव जारा के मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। हर सुराग एक नए चेहरे की तरफ इशारा कर रहा है और हर चेहरा एक नया झूठ बोल रहा है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे मोड़ के लिए जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। द गर्ल इन रूम 105 पार्ट 6। हम नीचे उतरकर हिमाद्री के मेन एंट्रेंस पर चले गए। हॉस्टल से हमें बाहर निकलते देख वॉचमैन अपनी कुर्सी से चौंक कर उठ खड़ा हुआ। रुको, तुम लोग कौन हो? उसने कहा। वॉचमैन साहब, मैंने कहा, हमें आपसे बात करनी है। लेकिन तुम लोग यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहे हो? वॉचमैन साहब, हमारी बात तो सुनो, कोई मर गया है। क्या? उसने कहा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, मुझे पुलिस का सायरन सुनाई देने लगा। हौज खास पुलिस मेरी उम्मीद से ज्यादा चुस्त दुरुस्त निकली थी। एक दिल्ली पुलिस मारुति जिप्सी हॉस्टल कंपाउंड में घुसी। उसके पीछे आईआईटी दिल्ली सिक्योरिटी पेट्रोल कार आई। जिप्सी में से 3 पुलिस वाले बाहर निकले। उनमें से एक ने टोपी पहन रखी थी और उनकी वर्दी पर तमगे थे। शायद वही इस ग्रुप में सबसे सीनियर थे। वे हमारी ओर बढ़े। मैंने नाम पढ़ा, विकास राणा। उनके पीछे पीछे 2 कांस्टेबल और आईआईटी दिल्ली के 4 सुरक्षा अधिकारी भी चले आए। वॉचमैन उनको देखकर गश खाकर गिरते गिरते बचा। केशव राज पुरोहित कौन है? इंस्पेक्टर राणा ने भारी रवीली आवाज में कहा। मैं हूं सर, मैंने हाथ बढ़ाते हुए कहा, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। तुम्ही ने फोन लगाया था? हाँ सर, मैंने कहा। मुझे मेरी दोस्त जारा लोन मृत अवस्था में मिली, रूम नंबर 105 में। सुरक्षा अधिकारी भौचक से मेरी तरफ देखते रहे। तुम कौन हो? एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा। स्टूडेंट? एक्स स्टूडेंट, मैंने कहा। 2013 बैच, कुमाऊं हॉस्टल। 2013? तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ उससे मिलने आया था, मैंने कहा, और आगे यह भी जोड़ दिया कि आज उसका बर्थडे था। लेकिन तुम गर्ल्स हॉस्टल में कैसे आ सकते हो? उनकी आवाज तेज होती जा रही थी। क्या हम अभी टाइम वेस्ट करने के बजाय बॉडी की तफ्तीश कर सकते हैं प्लीज? इंस्पेक्टर राणा ने कहा। कांस्टेबल ने जारा के कमरे का दरवाजा खोलने के लिए एक रुमाल का इस्तेमाल किया। एहतियात से, इंस्पेक्टर राणा ने कहा, वहां फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं। सौरभ और मैंने एक दूसरे को देखा। दरवाजे के हैंडल पर हमारे सिवा और किसके फिंगरप्रिंट्स हो सकते थे? पुलिस कमरे में घुसी। जारा की लाश वहां पड़ी थी, चादर खिसकी हुई थी और बत्तियां जल रही थी। किसी भी चीज को मत छूना, इंस्पेक्टर राणा ने चिल्लाते हुए कहा। हम पहले हर चीज को छूकर देख चुके हैं इंस्पेक्टर, मैं कहना चाहता था। एक कांस्टेबल ने अपने फोन से लाश की तस्वीरें ली, क्योंकि इस समय ऑफिशियल फोटोग्राफर नहीं आ सका था। इंस्पेक्टर राणा बेड के पास गए और जरा जारा की गर्दन का मुआयना किया। यह सुसाइड नहीं है, किसी ने इसका गला घोंटकर हत्या की है। कमरे की खुली खिड़की से ठंडी हवा का एक झोंका भीतर चला आया। सभी चुप हो गए। एक सुरक्षा अधिकारी वॉचमैन से मुखातिब होकर बोला, लक्ष्मण, ये कैसे हुआ? वॉचमैन ने दोनों हाथ जोड़ लिए। कुछ नहीं पता साहब, कुछ नहीं पता। तुमने किसी को अंदर आते हुए देखा? सुरक्षा अधिकारी ने उस पर चिल्लाते हुए कहा। यहाँ कोई नहीं आया, मैं पूरे समय ड्यूटी पर था। तुम सो गए थे क्या, या अपनी पोस्ट छोड़कर कहीं और चले गए थे? इस बार निगरानी अधिकारी ने उस पर चिल्लाते हुए कहा। वॉचमैन ने सिर हिला दिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन ठंडी हवा के कारण नहीं। सच सच बताओ, क्योंकि मैं वैसे भी एंट्रेंस का सीसीटीवी फुटेज देखूंगा, निगरानी अधिकारी ने कहा। आखिर निगरानी अधिकारी को भी किसी न किसी के सिर पर इस हादसे का ठीकरा फोड़ना ही था, क्योंकि उसकी तमाम पेट्रोलिंग और निगरानी के बावजूद कोई कैंपस में आकर एक स्टूडेंट की हत्या कर गया था। नहीं साहब, मैं पूरे समय अपनी ड्यूटी पर था और जाग रहा था।
तो फिर ये दोनों हॉस्टल में कैसे आ गए? सुरक्षा अधिकारी ने मेरी ओर और सौरभ की ओर इशारा करते हुए पूछा। इस सवाल का वॉचमैन के पास कोई जवाब नहीं था। निगरानी अधिकारी ने उसे तमाचा जड़ दिया। शायद वह पुलिस वाले के सामने अपना रौब झाड़ना चाह रहा था। बंद करो ये सब, इंस्पेक्टर राणा ने कहा। हमारा काम तुम मत करो। सॉरी सर, निगरानी अधिकारी ने कहा। हम अब अपने जूनियर्स के सामने डपटे जाने पर अब शर्मिंदगी का अनुभव कर रहा था। शायद वह भी पुलिस में जांच अधिकारी बनना चाहता था। लोग बड़े होकर पुलिस वाला बनना चाहते हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज का निगरानी अधिकारी भला कौन बनना चाहेगा? तुम वारदात को तो टाल नहीं सके, अभी कम से कम हमें ठीक से अपनी जांच कर लेने दो, इंस्पेक्टर राणा ने कहा। निगरानी अधिकारी ने सिर झुका लिया। इंस्पेक्टर राणा उसकी अनदेखी कर कमरे में चक्कर लगाने लगे। उन्हें जारा का फोन दिखाई दिया। उन्होंने उसे चार्जर से बाहर निकाला और एक रुमाल की मदद से उसे उठाया। फिर उन्होंने उसे एक कांस्टेबल को दे दिया, जिसने उसे अपने प्लास्टिक बैग में रख लिया। फिर उन्होंने उसकी डेस्क में उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए, लेकिन जारा के पीएचडी सब्जेक्ट के कागज देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने उन्हें वापस डेस्क में रख दिया और खिड़की के पास गए। खिड़की अंदर से बंद थी। खिड़की बंद है, यानी कातिल दरवाजे से आया था। मैं जानता था कि इस मौके पर कुछ भी बोलना मुसीबत को न्योता देना है, फिर भी मुझे कहना पड़ा। सर, खिड़की खुली थी। उसी से मैं और सौरभ अंदर आए थे। वॉचमैन को वारदात की खबर देने जाने से पहले हमने इसे अंदर से बंद कर दिया था। अब इंस्पेक्टर हमारी ओर मुड़े। तुम दोनों हो कौन और यहाँ पर कैसे पहुंचे? सर, मैं हर चीज एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैंने कहा। और फिर अगले 5 मिनट तक मैं इंस्पेक्टर को पूरी कहानी सुनाता रहा। और तब मैंने सौरभ को ऊपर बुलाया और हमने पुलिस को फोन करने का फैसला किया। मैंने अपनी कहानी खत्म की। मैंने सभी के चेहरों को देखा। उनमें से किसी को इस कहानी पर यकीन नहीं था। सबसे ज्यादा हैरान तो निगरानी अधिकारी लग रहा था। वो कत्ल से भी ज्यादा इस कहानी से नाराज मालूम हो रहा था। तुम पेड़ पर चढ़कर एक आईआईटी गर्ल्स हॉस्टल के रूम में घुस गए, और वो भी आउटसाइडर होकर। तुम अपने आप को समझते क्या हो? सॉरी सर, वो एक भूल थी। लेकिन इंस्पेक्टर राणा चलकर मेरे सामने आ खड़े हुए और मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। मुझे अच्छी तरह घूर कर देखने के बाद वे सौरभ की ओर मुड़े और उससे पूछा, तुम्हारा दोस्त सच बोल रहा है? सौरभ फिल्म जग्गा जासूस के रणबीर कपूर की तरह बोला, हाँ हाँ सर। फिर तुम हकला क्यों रहे हो? ऐसे ही सर। आर यू श्योर कि तुम लोगों ने मर्डर नहीं किया है? राणा ने कहा। मुझे अपने पैरों तले जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। तो क्या हम पर भी शक किया जा रहा था? नहीं सर, मां कसम खाकर कहता हूं, हमने नहीं किया। इंस्पेक्टर ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, हर कातिल साला अपनी मां की कसम खाता है। नहीं सर, लेकिन मैंने कहा। उनकी भाषा से मैं हैरान था। चुप, उन्होंने कहा और फिर कांस्टेबल की ओर मुड़कर बोले, इन दोनों को पुलिस थाने लेके आओ। सर आप। इंस्पेक्टर राणा ने मुझे बीच में ही टोक दिया, और वॉचमैन का भी बयान लो। एंट्रेंस के सीसीटीवी फुटेज हासिल करो। किसी ने लड़की के पेरेंट्स को खबर की? मैंने की सर। उसके पापा आ रहे हैं, मैंने कहा। सौरभ ने मेरे हाथ पर चिकोटी काटी, यह बताने के लिए कि मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। एक कांस्टेबल ने एरिया को मार्क किया और तस्वीरें खींचता रहा। मैं और सौरभ चुपचाप एक कोने में खड़े रहे। निगरानी अधिकारी आईआईटी डायरेक्टर को फोन करने के लिए बाहर चला गया। पुलिस वाले कमरे में यहाँ वहां चक्कर काटते रहे। क्या हो रहा है यहाँ? जारा कहाँ है? सफदर लोन की आवाज सुनकर सभी चौंक गए। भारतीय पुलिस थाने टाइम टेबल का एक अच्छा जरिया माने जा सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि 70 के दशक में भारत कैसा था, जब कंप्यूटर नहीं थे और सरकारी दफ्तर टनों भूरे कागज के मलबे में दबे रहते थे, तो किसी पुलिस थाने की सैर कराइए। माना कि हौज खास स्टेशन इतना गया बीता भी नहीं है,
वहां पर 2 कंप्यूटर थे, दोनों ही मोटे तगड़े सीआरटी मॉनिटर्स वाले। उन पर 90 के दशक के विंडोज सॉफ्टवेयर चलाए जा रहे थे। सुबह के 9 बजे थे और थाना लोगों की भीड़ से इस तरह खचाखच भरा हुआ था जैसे कि पुलिस 10 जीबी डेटा कार्ड फ्री में बांट रही हो। नींद और बीती रात के नशे से पहले ही मेरा सिर चकरा रहा था। थाने की रेलम पेल से मेरी हालत और खराब हो गई। सौरभ और मुझे अलग अलग बैठाया गया। वे नहीं चाहते थे कि हम दोनों आपस में सांठ-गांठ करके कोई फर्जी कहानी सुना डालें। जैसे कि अगर हम सच में वैसे ही करना चाहते तो एक दूसरे को व्हाट्सएप करके वैसा नहीं कर सकते थे। मैं कई घंटों तक इंतजार करता रहा। आखिरकार इंस्पेक्टर राणा ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। ऑफिस क्या, दड़बा कहिए, जिसमें उनकी डेस्क और 2 कुर्सियां जैसे तैसे ठसी हुई थी। मैं उनके सामने बैठा तो मुझे जमाई आ गई। एक नजर मुझ पर जमाए हुए एक फाइल पढ़ रहे थे। नींद आ रही है? थोड़ी सी। मुंह धोआओ। ऐसे ही ठीक है। उन्होंने मुझे तीखी नजरों से देखा। जो बोला है वो करो, उन्होंने कहा। मैंने उनकी बात मानने में ही भलाई समझी। एक गंदे बाथरूम के गंदे नल के गंदे पानी से मैंने अपना चेहरा धोया, फिर जाकर उनके ऑफिस में बैठ गया। इस बार मेरी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी। मैंने तुम्हें बाहर बैठकर इंतजार करने को कहा। मैं तुम्हें लॉकअप में भी रख सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम वहां पर एक रात बिताना पसंद करते। मैंने मन ही मन कल्पना की कि मैं सलाखों के पीछे हूँ और मेरे पेरेंट्स को इस बारे में पता चल गया है। वैसे भी वे मुझ पर इतना चिल्लाते जितना कोई पुलिस वाला कभी नहीं चिल्ला सकता था। नहीं, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक नहीं था। नहीं सर, मैं बाहर ही ठीक हूँ। वैसे तुम्हें होना तो अंदर चाहिए था, अगर लड़की का कत्ल तुमने ही किया है तो। मैंने नहीं किया है सर, मैं ईमानदारी से कहता हूँ। ये मेरे लिए काफी नहीं। मैं उससे प्यार करता था सर। ज़ारा मेरी दुनिया है। दुनिया थी। मैं उसे भला क्यों मारूंगा? क्योंकि तुम उसको हासिल नहीं कर सकते थे। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। उसने खुद मुझे मैसेज करके बुलाया था। मैंने अपना फोन उनके सामने बढ़ा दिया। उन्होंने मेरी और ज़ारा की आखिरी व्हाट्सएप चैट्स देखी। मेरे बैच में किसी से भी पूछ लीजिए, वे आपको बताएंगे कि ज़ारा मेरे लिए क्या थी। इंस्पेक्टर चैट्स को देखते रहे। मैं बोलता रहा। मैंने पुलिस को बुलाया सर, मैंने उसके पिता को बुलाया, मैंने तो उसके बॉयफ्रेंड को भी खबर करने की कोशिश की थी। क्या? बॉयफ्रेंड? हाँ, रघु। उसने फोन नहीं उठाया, शायद इसलिए कि बहुत रात हो चुकी थी। वह हैदराबाद में रहता है। मुझे उसका नंबर दो। उसका नंबर मेरे फोन में है, रघु वेंकटेश। इंस्पेक्टर ने रघु का नंबर नोट कर लिया। एक कांस्टेबल अंदर आया। ज़ारा लोन के पिता उसकी लाश को अपने साथ ले गए हैं, उसने कहा। व्हाट द हेल! इतनी भी क्या जल्दी थी? इंस्पेक्टर राणा इससे नाखुश नजर आ रहे थे। उसके पिता बड़ी शख्सियत हैं, शायद उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स की मदद ली होगी, कांस्टेबल ने कहा। उसके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? वेस्टर्न ग्रीन्स में। यह दिल्ली बॉर्डर पर शिव स्टैचू के पास है, कांस्टेबल ने कहा। रिच गर्ल, इंस्पेक्टर ने माखौल के अंदाज में कहा। उन लोगों से पोस्टमार्टम के बारे में बात करो। मैंने बात की थी, लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया। अभी वे लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, कांस्टेबल ने कहा। सर, आप इन मुसलमानों को तो जानते ही हैं। उनका मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता कि मुर्दे की चीर फाड़ की जाए। अगर हम प्रेशर डालेंगे तो इससे और तमाशा ही होगा। लेकिन बिना ऑटोप्सी के हम केस कैसे सॉल्व कर पाएंगे? इंस्पेक्टर राणा ने चिल्लाते हुए कहा। कांस्टेबल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप सिर झुकाकर वहां से निकल गया। कांस्टेबल के जाने के बाद इंस्पेक्टर राणा मुझसे मुखातिब हुए। तुम तो उसको प्यार करते थे ना, तो तुम उदास क्यों नहीं हो? तुम उदास नहीं हो? क्यों? पता नहीं सर। मुझे पता है कि अब उस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं इस खबर पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ। जल्द ही मेरी नींद खुलेगी और जो होना था वो हो चुका है। ज़ारा लोन मर चुकी है और बहुत मुमकिन है कि तुमने ही उसे मारा। मौकाए वारदात पर तुम मौजूद थे और शराब के नशे में थे। नहीं सर, ऐसा नहीं है।
पूर्व प्रेमी जो उसे बुलाने में नाकाम साबित हो रहा था, उसने तुम्हें फोन करके बुलाया, तुम आए और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। उसने इनकार किया, तुम गुस्से में होश गंवा बैठे। मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं तो केवल उसे हैप्पी बर्थडे विश करने आया था। पुलिस की पूछताछ के दबाव के आगे मैं धीरे धीरे टूटने लगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। ज़ारा अब इस दुनिया में नहीं थी। आज के बाद मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, उसकी आवाज़ नहीं सुन पाऊंगा, उसे मैसेज नहीं कर पाऊंगा और उसका स्टेटस तक नहीं देख पाऊंगा। आखिर इन्हीं तमाम चीज़ों के सहारे ही तो मैं इतने सालों से जी रहा था। और सबसे बदतर यह कि पुलिस सोचती है कि मैंने उसे मारा है। पुलिस मुझे इसके लिए ताउम्र जेल में ठूस सकती थी। मैंने हाथ जोड़े। राणा सर, मैंने उसे नहीं मारा है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो फिर किसने उसे मारा? और ये बच्चों की तरह रोना धोना बंद करो। मुझे नहीं मालूम ये किसने किया, मैंने खुद को संभालते हुए कहा। इंस्पेक्टर ने इंटरकॉम उठाया। एक और कांस्टेबल भीतर आया। लड़की के फोन से कुछ मिला? सर, वो लॉक्ड आईफोन है और हमें उसका पासकोड मालूम नहीं। उस पर टच आईडी है, अंगूठे के निशान वाली? हाँ सर। तो मुर्दा लड़की के अंगूठे की मदद से उसको खोलो। कांस्टेबल ने सिर खुजाया। जब फोन स्विच ऑन होता है तो पहले कोई न्यूमेरिक पासकोड डालना होता है सर। तो क्या थाने में किसी बेवकूफ ने फोन को ऑफ कर दिया था? नहीं 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 सर, फोन तो पहले से ही स्विच ऑफ था और ऐसे ही चार्ज हो रहा था। तो अब हम फोन को अनलॉक नहीं कर सकते? नहीं सर, वह 6 डिजिट पासकोड है। 10 बार गलत नंबर लिखने पर फोन हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। ओह, ये स्टूपिड फोन कंपनियां। सर्विस प्रोवाइडर को फोन लगाओ, उससे कॉल लॉग्स हासिल करो। वो तो पहले ही कर लिया सर। तो क्या आज किसी ने लड़की को फोन लगाया था? उसके फोन पर रघु क्यूटी पाई के नाम के कांटेक्ट के 2 मिस्ड कॉल हैं। मैं उसे कॉल कर रहा हूँ। तुम सेल टावर से पता लगाओ कि बीती रात रघु क्यूटी पाई की लोकेशन क्या थी। जी सर। इंस्पेक्टर मेरी ओर मुड़े। बाहर जाकर वेट करो केशव, उन्होंने कहा। मैं एफआईआर को कुछ समय के लिए रोक सकता हूँ, लेकिन अभी तुम थाना छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मैं कहीं नहीं जाऊंगा सर, आई प्रॉमिस। बाहर किसी कोने में जगह ढूंढकर फर्श पर सो जाओ। मैं कुर्सी पर बैठकर भी आराम कर सकता हूँ सर, लेकिन एक बात है। क्या? आप रघु को कॉल करने जा रहे हैं? क्या मैं यहाँ रुककर आपकी बात सुन सकता हूँ? क्यों? पता नहीं सर, बस मैं सुनना चाहता हूँ। ओह, तो आप तुम जासूसी भी करना चाहते हो? सर, बॉडी मुझे मिली थी, मैं उसे जानता था। जाहिर है मुझे इस मामले में गहरी दिलचस्पी है और हो सकता है शायद मैं आपकी कोई मदद भी कर पाऊं। इंस्पेक्टर ने कंधे उचका दिए। उसको इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। उसने रघु का नंबर डायल किया और फोन को स्पीकर मोड पर रख दिया। हेलो, गुड मॉर्निंग, एक महिला की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज में तेलुगु लहजा था। हेलो, क्या मिस्टर रघु वेंकटेश से बात हो सकती है? राणा ने कहा। वेट, एक मिनट। हाँ, अभी डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं, मैं उन्हें फोन दे रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर राणा बोल रहा हूँ। आप कौन हैं? नर्स जेनी सर, मैं यहाँ पर रघु सर की देखभाल कर रही हूँ। कहाँ पर? अपोलो हॉस्पिटल सर। वेट, मैं उन्हें फोन दे रही हूँ। हमने सुना कि वो तेलुगु में किसी से कुछ कह रही है। कुछ सेकंड बाद रघु लाइन पर आया। हेलो, रघु ने कहा। हेलो मिस्टर रघु, मैं हौज खास पुलिस थाना से इंस्पेक्टर विकास राणा बोल रहा हूँ। क्या हम बात कर सकते हैं? जी सर। क्या आपने खबर सुनी? कौन सी खबर सर? क्या आप ज़ारा लोन को जानते हैं? वो मेरी मंगेतर है सर, रघु ने कहा। ओह, आई एम सॉरी मिस्टर रघु, हमें उनके कमरे में उनकी लाश मिली है। अब वे इस दुनिया में नहीं है। दूसरी तरफ से आवाज खामोश हो गई। मिस्टर रघु? क्या? कुछ सेकंड बाद रघु ने कहा। आपकी दोस्त, आपकी मंगेतर, वो अपने कमरे में मरी हुई पाई गई है और हमें शक है कि उनका कत्ल किया गया है।
आर यू सीरियस? कौन बोल रहा है? क्या तुमने उन लोगों को भी भेजा था? रघु ने कहा। उसकी आवाज से दहशत झलक रही थी। कौन से लोग? मैं पुलिस वाला हूँ, हमारे पास उसका फोन है। आज उस पर तुम्हारे 2 मिस्ड कॉल हैं। एक सुबह 8:14 पर और दूसरा 8:32 पर। हमने कुछ आवाजें सुनी। रघु अपने फोन पर कुछ चेक कर रहा था। फिर उसने कहा, नहीं, सॉरी, आई कांट बिलीव दिस। उसकी बॉडी उसके पेरेंट्स के पास है, तुम उनसे बात कर सकते हो। हाँ, मैं अभी कॉल करता हूँ, रघु ने कहा। लेकिन ये मैं नहीं। सॉरी, मैं बात करने की हालत में नहीं हूँ। मैं समझ सकता हूँ, आपको सुनकर झटका लगा होगा। आज जारा का बर्थडे है, उसने कहा। फोन पर उसकी तेज चल रही सांसें सुनी जा सकती थी। 2 महीने बाद हमारी शादी थी। शादी शब्द सुनकर मेरे सीने में दर्द हुआ। मैं दूसरी तरफ देखने लगा। सॉरी मिस्टर रघु, अब हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हम यह मालूम करने की पूरी कोशिश करेंगे कि यह किसने किया है। लेकिन कोई भी ऐसा क्यों करना चाहेगा? क्या तुम्हें लगता है कोई ऐसा कर सकता है? 3 दिन पहले मुझ पर कुछ लोगों ने हमला किया था। मैंने सोचा यह पैसा वसूल करने वाले किसी लोकल गैंग का काम होगा। रियली? कौन थे वो लोग? कब हुआ ये? इंस्पेक्टर ने कहा और लिखने के लिए नोटबुक निकाल ली। 3 गुंडे। देर रात का वक्त था। साइबर सिटी में मेरे ऑफिस के ठीक बाहर यह हुआ। वे बाइक से आए और हॉकी स्टिक से मुझे मारा। मेरी कार की खिड़की का शीशा भी तोड़ दिया। मैं जैसे तैसे जोर से चिल्लाया तो भाग गए, नहीं तो वे लोग और भी नुकसान पहुंचा सकते थे। क्या आपको चोट लगी है? मेरे सिर में एक घाव है और बाह में एक फ्रैक्चर। इंस्पेक्टर तेजी से नोट्स लेते रहे। क्या इसलिए ही आप हॉस्पिटल में हैं? हाँ, मैं अपोलो में हूँ, लेकिन मैं आज उसके बर्थडे पर दिल्ली आने वाला था। और वह रुक गया। हमें फोन पर उसके सुबह कर रोने की आवाज सुनाई दी। रघु मेरा सबसे बड़ा दुश्मन रो रहा था, लेकिन मुझे इससे अच्छा नहीं लगा। इंस्पेक्टर ने कुछ देर रघु को रोने का मौका दिया और फिर कहा, मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत डिस्टर्ब हैं। मैं अभी फोन रख रहा हूँ, लेकिन हमें बाद में बात करनी होगी। टेक केयर। इंस्पेक्टर ने कॉल काट दी। कांस्टेबल अंदर आया। सर, फोन रिकॉर्ड्स कल तक आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने यह जरूर कंफर्म कर दिया है कि बीती रात मिस्टर रघु के सेल टावर की लोकेशन हैदराबाद की ही थी। हाँ, अभी वो वहां एक हॉस्पिटल में भर्ती, राणा ने कहा और फिर मेरी ओर मुड़े। तो क्या तुम पूरे दिन जमाई राजा की तरह मेरे ऑफिस में ही डेरा जमाए रहोगे? जा बाहर जाकर बैठो। जी सर, मैंने कहा और कमरे से बाहर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। तो ये थी अब तक की कहानी। उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आ रही होगी। और अगर कहानी पसंद आ रही है तो सुनते रहिए कहानी, बने रहिए हमारे साथ स्टोरी टाइम विद आरती। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हाँ, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए जिससे कि अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।